बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ज़िंदगी में धोखा अक्सर हमें उठाना पड़ता है, खाना पड़ता है। सबसे बड़ा धोखा वो है जब हम किसी चीज़ को अपना समझ रहे हों और फिर हमें पता चले कि वो हमारी नहीं है। ये वो धोखा है जो बहुत सारे लोगों को दिल तोड़ देता है, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है। और आपको पता है कि हम जानते हुए या ना जानते हुए ये धोखा खुद को खुद दे रहे होते हैं या खा रहे होते हैं। मैं बहुत सारे और धोखों को छोड़कर एक के ऊपर फोकस करूंगी और वो है जिसके बारे में हमें बताया गया, माल का धोखा। हम समझते हैं ना कि ये पैसा मेरा है और ये पैसा जो है ये जो कि मैंने कमाया है, इसको मैंने बचाया है, इसको मैंने संभाल के रखा है, सेंध के रखा है, इसलिए मेरा है। जबकि वो ऐसा होता नहीं है। हमें बहुत क्लियर बता दिया गया कि माल तुम्हारा वो है जो कि अल्लाह की राह में खर्च करो। उसके अलावा जो माल है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं वो वारिस का माल है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की मैंने अपने अल्फाज में उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जो अल्फाज हैं उनकी जो मतलब है वो बयान किया। एक और जगह आपने बड़ा क्लियर पूछा कि कौन अपने माल से मोहब्बत रखता है और कौन वारिस के माल से। तो जब बताया गया तो उन्होंने कहा नहीं, वारिस के माल से ज़्यादा लोग मोहब्बत रखते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि ये जो हमने बचा के रखा हुआ है, ये जो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है, इतने हीरे जवाहरात जायदाद है, ये इतना सब कुछ जो है ये हमारा असासा है, ये हमारा सरमाया। हालांकि वो उनका नहीं होता। जिस दिन हम आंखें बंद करते हैं उस दिन वो किसी और का हो जाता है और वो सब जो कि बहुत मौके के इंतज़ार में होते हैं, इस ताक में होते हैं कि किस दिन ये सारा कुछ जो है हमारे इख्तियार में आए, हमारे तसर्रुफ़ में आए, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। वो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं और जो शख्स जिसने कि सारी ज़िंदगी रायगा की होती है उसको बचाने में, उसको कमाने में, वो इसी एक धोखे में ज़िंदगी गुजार के चला जाता है कि उसने बड़ा पैसा जमा किया है या उसके पास बड़ा सरमाया है। आपको पता है, इसी से जुड़ी हुई एक बात जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ और इसको सुनकर मेरे अंदर तो बहुत ईमान ताज़ा और मुझे लगा कि वाकई यार ज़िंदगी की हकीकतें और सच्चाइयाँ उससे बहुत फ़र्क होती हैं जो हम महसूस करते हैं। मदीना मुनव्वरा में म्यूनसिपलिटी में एक, बल्कि अगर आप जाएंगे और अल्लाह करे बहुत सारे लोग अब हज के लिए जाएंगे और उम्रे की सादत भी हासिल करने के लिए जाएंगे, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के पास एक शानदार होटल जो है वो तामीर हो रहा है, जिसका नाम जो है वो फंदक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर रजिस्टर्ड एक मलकियत है, एक प्रॉपर्टी है जो आज भी आपके नाम पर है और वहाँ पर एक शानदार और आलीशान होटल जो है वो तामीर हो रहा है। बल्कि सिर्फ ये नहीं, बल्कि आपका करंट अकाउंट भी है वहाँ पे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे है, एक ऐसा शख्स जिसको कि हम देख सकते हैं कि दुनिया से गुजरे हुए एक अरसा हो गया, ये यकीनी तौर पर अल्लाह ताला के महबूब बंदे और अशरा मुबशरा में से, लेकिन इसके बावजूद करंट अकाउंट होना और जायदाद जिसमें कि इतना बड़ा आलीशान होटल जो है वो तामीर, और वो भी मदीना मुनव्वरा के इंतहाई मरकज़ी और इंतहाई महंगे इलाके में। तो हुआ कुछ यूँ कि आपको याद होगा कि जब मुसलमान जो है वो हिजरत करके मदीना गए थे तो पानी की और साफ़ पीने के पानी की सख्त किल्लत थी और उस किल्लत में वो बहुत तंग होते थे। और यहूदी था एक जिसके पास एक कुआं था जिसका नाम बैर रोमा था, यानी रोमा का कुआं, और वो उस पानी को बहुत महंगे दामों फ़रोख्त किया करता था और मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं होता था, लिहाजा वो बहुत तकलीफ़ उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब ये पेश किया गया मामला तो आपने वहाँ बैठे हुए सहाबा इकराम से पूछा कि तुम में से कौन है जो कि अल्लाह के साथ तिजारत करे और अल्लाह के नाम पर ये मामला जो है उसे कर सके। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आप को पेश किया, जिन्हें कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से भी जानते हैं। सो आपने जाकर उस यहूदी को ये ऑफ़र की कि ये कुआं जो है मैं ख़रीद लेता हूँ। तो यहूदी उससे बहुत मुनाफा कमाया करता था। उसे लगा कि मैं ये अगर मेरे साथ हिस्सेदार हो जाते हैं और ये जो है, पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तदबीर ये की, उन्होंने कहा कि आधे एक दिन के लिए कुआं जो है वो मेरा और एक दिन के लिए कुआं आपका। इस आधे आधे पे वो राज़ी हो गया और उसकी सोच ये थी कि मैं अपने दिन बहुत महंगा जो है ये महंगा फ़रोख्त करेंगे क्योंकि मुसलमानों को बहुत पानी की ज़रूरत होती है, मैं अपने दिन थोड़ा सा सस्ता कर दूंगा, मेरी तिजारत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हुआ कुछ यूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो एक दिन मुफ्त कर दिया पानी, उसमें कोई तख़सीस नहीं थी मुसलमानों की, यहूदियों की, तमाम मदीना के लोग जो हैं वो वहाँ से आके फैज़याब हो सकते थे। वो उस कुएँ से पानी लेते थे और अगले दिन जिस दिन यहूदी का दिन होता था कोई भी पानी लेने नहीं आता था, इसलिए कि सब लोग जिस दिन उन्हें मुफ्त पानी दस्तयाब होता था उसे लेकर ज़ख़ीरा कर लेते थे। अब उसकी जब तिजारत मान पड़ी तो उसको ख्याल आया कि ये मेरे साथ जो है अच्छा नहीं हो रहा, तो उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऑफ़र किया कि आप दूसरे दिन का हिस्सा भी आप ख़रीद ले, पूरा कुआं आप ख़रीद ले। तो आपने वो कुआं ख़रीद लिया और वक्फ़ कर दिया लोगों के लिए फ़ी सबीलिल्लाह।
और वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो फ़ायदा उठाते रहे। ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहा आपकी वफ़ात के बाद तक भी, और आपकी ज़िंदगी में ही उसके इर्द गिर्द जो है वो जो ज़मीन थी उसको कि अपनी साथ जो ज़मीन थी वहाँ पर खजूरों के बाग लग गए। उस बाग से आमदनी जो होती रही आपकी वफ़ात के बाद भी, उस आमदनी को एक अकाउंट में जमा किया जाता रहा। जो खजूरें उससे आती थी उन्हें बाज़ार में बेच दिया जाता था, जो पैसे आते थे उन्हें आपके नाम पर एक अकाउंट में महफूज कर लिया जाता था। और इस तरह से ना सिर्फ वो पानी का जो कि मुफ्त आपने एक सिलसिला फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो अल्लाह की राह में लोगों की आसानी के लिए पैदा किया था, वो चलता रहा। उस खजूरों के बाग से जो खजूरें आती रही उसके पैसे जमा होते रहे। अब आके वो पैसे इतने हो गए कि हुकूमत ने सोचा कि उससे एक मरकज़ी इलाके में प्लॉट ख़रीद लिया जाए, और ये आलिशान होटल जिसका मैंने जिक्र किया इसकी तामीर हो रही है मस्जिद नबी के बिल्कुल पास में ही। और उसके बाद ये सोचा गया कि इससे हासिल होने वाली आमदनी जो है वो भी इसी तरह अकाउंट में जमा होती रहेगी। सो जिस माल को अल्लाह ने बढ़ाना हो, जो खालिस उसकी नीयत से हो, वो इस तरह से बढ़ता है। वो इंसान की ज़िंदगी में और उसकी ज़िंदगी के बाद भी उसमें बरकत का और उसमें रहमत का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और जो हम बहुत भाग भाग के, बहुत मर मर के, बहुत सिसक सिसक के, बहुत तड़प तड़प के, बहुत जानलेवा किस्म की ज़िंदगी गुजारते हुए हम अपने बच्चों को कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की, हमने ये जो भाड़ झोंका है ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। हमने अगर हलाल हराम किया तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। हमने अगर स्याह सफ़ेद किया तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। हालांकि होता ही है कि उसमें से ना हमारे हिस्से कुछ आता है ना उनके हिस्से कुछ आता है। बचता वही है जो कि मेरा रब चाहे, बरकत उसी में होती है जिसमें कि वो बरकत रख दे। सो अल्लाह करे कि एक वाक़या जो कि हमारे सामने जीता जागता है, इससे हम अपनी ज़िंदगी में फैज़, रहमतें और बरकतें हासिल कर सकें। कि वाक़यात इसीलिए होते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में इनकी फैज़ से तब्दीली आ सके। आज का जो शो है उसकी तरफ भी चलेंगे, और एक तब्दीली जो है जिसमें हम आजकल देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जो अच्छी बात है, अपनी सेहत और उससे जुड़े हुए फिर हुस्न, खूबसूरती। और आज इस बारे में हम आपको देंगे कंप्लीट गाइडेंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आँखों के हवाले से, जिसमें कि आँखों के गिर से हल्के हों, या आँखों पे मतलब लैशेज़ इतनी घनी नहीं हैं, भवों का मसला है, या और आँखों के गिर्द क्या होती हैं छोटी छोटी सी आपकी जो झुर्रियाँ नमूदार हो जाती हैं। सो इन तमाम चीज़ों से लेकर आपके बाल हैं हमारे, इन तमाम चीज़ों की सेहत और हिफाजत तक कि कैसे हमने करना है, स्किन टोन्स की हिफाजत कैसे करनी है, कैसे खूबसूरत अपने आप को रखना है, उसके लिए 3 एंगल्स मैंने चूज़ किए हैं। एक तो हमने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मीला जावेद, बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको यहाँ पे दावत दी है। वो दोनों एस्पेक्ट से हमें बताती हैं। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि वो मेडिकल साइंस के हवाले से भी, और फिर उसी इंग्रेडिएंट्स को वो हमें नेचुरल सोर्सेज में भी बड़ी अच्छी तरह डिफाइन कर देती हैं। सो हम उनसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ हर्बलिस्ट हमारे जो कि एक्सक्लूसिव इसी काम के लिए आएंगे, डॉक्टर सैयद फैसल, जो कि बहुत अच्छे हर्बलिस्ट हैं, हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत महंगी क्रीमों में हमें दस्तियाब होती हैं, उन्हें हम घर में आसानी से दस्तियाब जो चीज़ें हैं उनके ज़रिए से अपनी स्किन को वो नरिशमेंट, वो मेडिसिन, वो चीज़ें जो हैं वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और सिलसिला भी रखा है जहाँ पे मेकअप के ज़रिए से भी हम कैसे कुछ फ्लॉस को कवर कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें लेके चल सकते हैं। रॉयली ब्यूटी सैलून से आयशा हमें ज्वाइन करेंगी और ये हमें बताएंगी कि मेकअप के ज़रिए से आंखों को इन्हांस कैसे किया जा सकता है। अगर छोटी हैं तो उन्हें बड़े दिखाने के लिए या बड़ा आइज़ को लुक देने के लिए किस तरह के मेकअप टिप्स जो हैं वो जानना ज़रूरी है। और अगर आंखें ऐसी हैं कि जिनको हमें थोड़ा सा मैनेज करना है अपने फीचर्स के साथ, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम कुछ टोटके, कुछ नुस्खे, कुछ आपसे मेडिकल साइंस के हवाले से जो रिसर्च है, लेटेस्ट इन्वेंशंस हैं, इंटरवेंशंस हैं, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम फोकस कर रहे हैं ख़ासतौर पे स्किन टोन के ऊपर कि कैसे अपनी रंगत, अपनी जेल्द, ख़ासतौर पे मौसम तब्दील हो रहा है तो इन दिनों में भी कैसे अपनी हिफाजत करनी है, कैसे अपनी दिलकशी और स्किन की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमें होनी चाहिए। और उसमें हम दोनों एस्पेक्ट से, हर्बल भी और मेडिकल साइंस के हवाले से भी आपको गाइड करेंगे, बल्कि मेकअप टिप्स के हवाले से भी। और उसके साथ साथ आइज़ को ख़ासतौर पर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कॉल करके किसी भी इशू और किसी भी मसले से रिलेटेड बात कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स जो हैं हमारे आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। सो मैं अपने आज के जो मेहमान एक्सपर्ट्स हैं उनकी आपसे मुलाकात कराती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अर्मिला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी फरा। अच्छा, मौसम बदल रहा है,
या बिल्कुल वैसे बदलता बदलता खासा बदल रहा है? जी, चेंजेस काफ़ी आ रही हैं। अब जैसा बारिश हो गई है दोबारा से, हाँ। पहले गर्मी हो गई थी एकदम प्लेजेंट हो गया। दोबारा से गर्मी, दोबारा से फिर प्लेजेंट। सो डॉक्टर फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप फिर अपनी दुकान से जाए बैठे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जी हाँ, बहुत सारी और बहुत इंफॉर्मेटिव इंशाल्लाह, बहुत अच्छा। इफेक्टिव। तो मुझे बताइए फिर, अगर आपसे शुरू करें, अब ये मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब है कि टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज में इजाफा होगा, गर्मी या शिद्दत और हिद्दत में इजाफा होगा, तो कैसे हम इसमें मेंटेन करें, उसके लिए क्या हर्बल टिप्स हैं? देखिए, हर्बल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं जो मौसम के साथ साथ हमें अवेलेबल होती हैं और हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जितने फ्रूट्स हैं उन सबको खाइए भी और स्किन पे लगाइए भी। अच्छा, तो उससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन इंटरनली भी हो जाती है और एक्सटर्नली भी हो जाती ठीक है। है। स्किन को मेंटेन करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्किन एक ऐसा सबसे बड़ा ऑर्गन है, शायद आपको मालूम है कि स्किन जो है बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्योंकि सर से पाँव तक स्किन ही है। सर से पाँव तक स्किन है और पूरी बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है। ठीक है। तो हम पे ये जिम्मेदारी आयद है कि हम अपने इस प्रोटेक्टिव लेयर को कितना बेहतर कर सकते हैं। जितना हम इसको बेहतर रखेंगे उतना ही हम फ्रेश नज़र आएंगे और अपनी एजिंग प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं। ठीक। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हम एजिंग प्रोसेस को रोक नहीं सकते, हम इसको डिले कर सकते हैं। ठीक। और डिले करने का तरीक़ा बेहतर ये है कि आप अर्ली एज से इसकी मेंटेनेंस स्टार्ट कर दीजिए। सही। अगर एक दफ़ा स्किन ख़राब हो जाती है, ब्लेमिशेस आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो फिर उसको संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर 20 आपको हल्की फुल्की स्किन। आजकल जो बच्चे अवेयर हैं वो तो इतने अवेयर हैं कि वो तो 10, 12, 11 साल की उम्र से भी शुरू हो जाते अच्छा, उसमें एक चीज़ है, केमिकल बेस्ड चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए। अच्छा। अगर रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर यूज़ कीजिए, इसलिए कि बहरहाल जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं और सबकी अपनी अफादियत है, किसी चीज़ को नेगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें बेहतर ये होता है कि इस एज में आप नेचुरल चीज़ों से, क्योंकि स्किन और आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो ऑलरेडी ठीक होता है, तो आपको उसको सिर्फ हल्का फुल्का टचिंग की ज़रूरत होती है। सही। लेटर स्टेज पे जाके आपको केमिकल की ज़रूरत पड़ सकती वो है। लेटर स्टेज कब से शुरू होती है? 35 प्लस अच्छा। और 40 प्लस। ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कंडीशन क्या है, आपकी हेल्दी रूटीन है या नहीं है। सही। एंड हेल्दी रूटीन क्या होती है? हेल्दी रूटीन ये होती है कि आप कम खाइए, अच्छा खाइए, वॉक कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जिम ज्वाइन किया जाए या बहुत महंगी डाइट यूज़ की जाए। सही। आप बहुत हल्की फुल्की डाइट से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर आप कहती हैं तो स्टार्ट किया तो उस जाए। तरफ आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या कुछ। उससे पहले ज़रा डॉक्टर मिला। जी। अच्छा, जैसे अभी कह रहे थे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करें, जबकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब नेचुरल प्रोडक्ट्स के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। हमने उन्हीं को ज़्यादा स्पेसिफिक जो मटेरियल है वो हमने ले लिया है चूज़, जैसे विटामिन सी है, या जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, या जैसे सैलिसिलिक एसिड है, ये सब नेचुरल सोर्सेज में भी पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा पोटेंट हैं। तो आप क्या कहती हैं, फिर क्या 12, 13, 14 साल की उम्र से बच्चियाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हैं? देखिए, विटामिन्स के इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप सन प्रोटेक्शन कर रहे हैं और सनस्क्रीन वो वाली यूज़ करें जो मिनरल बेस्ड हैं, जैसा जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ड जो फिजिकल एजेंट्स हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो इट्स गुड। जैसा सन अब ये ब्लॉक कैसे चेक करें? ये यानी लिखा जब हम होता है। सन ब्लॉक लें तो उसके ऊपर देखें ये कि सब जिंक- कुछ लिखा होता है, लेकिन फरा ये मेरे ख्याल में एक 12 से 13, 14 साल की 15 इयर्स की लड़की के लिए बहुत मुश्किल है कि वो खुद से उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसकी लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि लोग नहीं समझ सकते हैं। तो आप सबसे अच्छी चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अवेयरनेस के लिए, जब आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, एक्सेस है आपका डॉक्टर्स के पास, तो आप अपनी सन ब्लॉक वो वाली उनको कहें कि हमें दें जो हमें कम से कम प्रॉब्लम्स दे बाद में। क्योंकि जो केमिकल बेस्ड सन ब्लॉक्स होते हैं, समटाइम्स जो केमिकल्स जो उसमें डले हुए हैं वो एजेंट्स है सन प्रोटेक्शन के, बट वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको बहुत अर्ली एज में यूज़ करने की वजह से उससे एलर्जीज डेवलप हो सकती हैं, आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि जितना आप क्लोज टू नेचर रहेंगे अर्ली एज में वो बेहतर है। अब उसके लिए आप कह रही हैं भी। कि हम देखें कि उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है। जी, जिंक ऑक्साइड तो सबसे एक कॉमनली यूज्ड फिजिकल एजेंट है फॉर सन प्रोटेक्शन। अच्छा, दूसरा कौन सा है? फिजिकल टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक ये है। सब फिजिकल एजेंट्स हैं, ये ज़्यादा
मिकदार में हो और केमिकल जो है उसमें कम मिकदार में हो, ठीक है। ज़्यादा परसेंटेज फिजिकल। अब अभी फिजिकल कहाँ पे लिखा होगा जहाँ पे उसकी सारी ingredients लिखे होते उसकी हैं? सारी कॉम्पोजिशन लिखी होती है सनब्लॉक की। बच्चे आजकल यूज कर लेते हैं वो वाले सनब्लॉक जो जो ओवर द सस्ते काउंटर मिलते बहुत हैं। आराम से अवेलेबल हैं, उसके अंदर स्टीरॉयड भी ऐड हुआ हुआ है, वाइटनिंग एजेंट्स भी ऐड हुए हैं, तो बच्चों को वो अवॉइड करना चाहिए। बहुत सी अच्छी सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं विद वेरी हाई सन प्रोटेक्शन फैक्टर, लेकिन उसके अंदर साथ में अच्छी चीज भी ऐड की होगी, लाइक विटामिन सी ऐड किया होगा या आर्ब्यूटिन ऐड की होगी, जो कि क्लोजर टू नेचर हैं। ठीक है। फंगस से डिराइव्ड कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को साथ साथ थोड़ा सा टोन अप भी करते हैं, क्योंकि डार्कनेस एक बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ। एक तो हमारी स्किन टाइप में प्लस गर्मियों में। सही, तो इसका मतलब ये कि आप कह रही हैं कि एक अच्छे सन प्रोटेक्शन जो है वो लिखवाने के लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना मेरे पड़ेगा। ख्याल में एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप खुद से जज नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक ज़माना था जब मैं डॉक्टर नहीं थी एंड आई वाज अ टीनेजर, तो मुझे नहीं पता था मैंने कौन सा सनब्लॉक यूज़ करना है। ठीक है। जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जब आप पढ़ाई कर लेते हैं, जब आप डर्मेटोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा उस चीज़ की समझ आ जाती ठीक है, है। तो ज़ाहिर है एक एक्सपर्ट आपको ज़्यादा सही अच्छा, बता जो आप सकता है। सनब्लॉक लगाने के लिए कहते हैं, गर्मियों में हमें चिपचिपाहट का बहुत मसला होता है, हमें लगता है उससे हमें एक्ने भी निकलती है, हमें भी लगता है कि थोड़ी देर के बाद वो अपना रंग बदल लेता है, हमें हमारे बिल्कुल फेस पे होता है। ऐसे है जैसे कुछ लगा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे पसीना होता बहुत है। ज्यादा आता है, तो फिर अब इन मसलों का क्या हल है? ये कैसे सब इसे बहुत बेहतर करें? कॉमन मसाइल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, लोग इसकी वजह से सनब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं। फिर वो आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करके हम सनब्लॉक प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ सनब्लॉक हैं जो बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, कुछ ऐसे हैं जो इवन आपको ड्राइंग इफेक्ट भी दे देते हैं। सही। कुछ सनब्लॉक्स हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बेस डला हुआ है, बेस तो नहीं है, वो ऐसा कलर है, टिंट है, जो लड़कियों ने रोजाना रूटीन में हल्का सा मेकअप करना तो उनको मेकअप की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। वो उसी के अंदर आपको प्रोटेक्शन दे देगा। फिर आई एरिया के लिए स्पेसिफिक सनब्लॉक्स हैं जो आई प्रोटेक्शन क्रीम्स के साथ सनब्लॉक डले हुए, तो दीज आर थिंग्स जो आप एक्सपर्ट के पास जाके ज़्यादा वो करवा इन्फॉर्मेशन सकते हैं, हासिल कर बिल्कुल सकते सही। हैं। अच्छा, एक ये भी बताइएगा, मैंने देखा है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं उस तरह से मेंशन होती, जी। मतलब वो इतनी बहुत क्लियर मेंशन नहीं होती, तो क्या सनब्लॉक जो है वो 10 साल भी पड़ा रहे तो सनब्लॉक ही मेरे रहेगा? ख्याल में ओपन करने के बाद आपको विद इन 2 मंथ्स सनब्लॉक को यूज और अगर ओपन ना हो, शेल्फ में पड़ा रहे शेल्फ तो? लाइफ उसकी डिफरेंट होती है। जब वो सील्ड है, जिस तरह केमिस्ट में पड़ा हुआ है, सनलाइट से प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ है, तो हाँ फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट है आप उसको फॉलो करें। बिल्कुल अगर सही। एक्सपायरी डेट्स नहीं लिखी हुई हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब है कि जब हम दवाइयाँ लेने जाएं तो हम ये भी देखें कि जो दवाइयाँ रखने वाले हैं उन्होंने भी दवाइयों के लिए एक जो दर्जा हरारत हर मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है 25 डिग्री से नीचे महफूज जी। करें। हमारे यहाँ गर्मियों में 45 डिग्री तक आराम तक टेम्परेचर बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। और दवाइयाँ अगर इस तरह ओपन में पड़ी हुई हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उनकी शेल्फ लाइफ में भी उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उनके असरात जो है वो फर्क हो सकते बिल्कुल हैं। आप सही कह रहे हैं। अगर कभी आपका मेरे ऑफिस में आना हो तो आपने देखा है कि हमने वहाँ पर एक काउंटर बनाया हुआ है टू डिस्प्ले डिफरेंट मेडिसिन। अब वो काउंटर पे के अंदर जो मेडिसिन डिस्प्ले हो रही हैं वो हर वक्त, क्योंकि शीशे लगे हुए हैं, सनलाइट आ रही है, तो हर वक्त जो उनको एक गाइडेंस मिलती है फ्रॉम देयर डॉक्टर्स वो यही होती है कि ये जो आपने शेल्फ में दवाइयाँ लगाई हुई हैं इस पे सनलाइट पड़ रही है, इसका टेम्परेचर का आपको नहीं पता, तो आपने दवाइयों को ऐसे शेल्फ में रखना है जो सन प्रोटेक्टेड शेल्फ ठीक है, हो। जहाँ- आपने ग्लास शेल्फ में नहीं रखना, आपने ओपनली उन दवाइयों को नहीं रखना। कुछ ऐसी होती है बॉटल्स, आपने देखा कि ज़्यादातर दवाई की बॉटल ब्राउन कलर में हाँ। होती है, वो इसलिए होती है कि उसमें सूरज की रोशनी अंदर ना जा सके। ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फैंसी किस्म के आजकल प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल कलरलेस ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में आते हैं, जैसे ही आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उसकी पोटेंसी खत्म हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको जाहिर है आपके एक्सपर्ट डॉक्टर्स बताएंगे। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, मारिया कैसी हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज, सबसे पहले आपको मैंने प्रोग्राम में कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बहुत अच्छे गेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपका प्रोग्राम डिफरेंट है। थैंक यू। यकीन करें सब काम छोड़ के आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपका क्योंकि बहुत और शुक्रिया। प्रोग्रामों से बहुत डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया मारिया, थैंक यू सो मच। क्या पूछना चाह रही मैंने हैं? ये पता करना था, लास्ट टाइम डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर फैसल जी। इनका स्क्रब मैंने यूज़ किया था, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे। अच्छा, गुड। चलिए, थैंक तो यू। मुझे अगर इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ ऐसा मिल जाए। और दूसरा प्रॉब्लम मेरा ये कि आजकल ये आई लैशेज और आईब्रोज जो है ना बहुत लाइट हो गई हैं, ठीक है, तो बहुत गिरती हैं, ठीक है। तो इनका भी मुझे कोई पता चल जाए। और बिल्कुल अगर ठीक। डॉक्टर साहब से कांटेक्ट मैं किस तरह कर सकती हूँ? कभी मेरी एक फ्रेंड है, उनका एक कांटेक्ट problem हम है, अभी डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे, ताकि अगर आप रब्ता करना चाहें तो आप कर सकें। डॉक्टर उर्मिला का भी डिस्प्ले होगा, आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जो आपने सवाल पूछे हैं उनके जवाब की तरफ चलेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश
आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती के हवाले से और डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। आयशा ने भी ज्वाइन किया रॉयली से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? थैंक यू, वंडरफुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे डॉक्टर फैसल, आपसे उन्होंने पूछा था कि लैशेस और भवें जो कि मेरा ख्याल है वक्त के साथ शायद थोड़ी पतली होना शुरू हो जाती हैं, हमें लगता है कि इतनी घनी नहीं है, उसके लिए आपके पास क्या कोई चीज़? इससे पहले मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? प्लीज़। सॉरी, डॉक्टर साहिबा की बात से मैं ऐड करूँगा कि देखिए एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि सन ब्लॉक और सन स्क्रीन में फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है, सन ब्लॉक जो सा होता है वो एक ओपेक लेयर स्किन पे बनाता है जो कि हमारा लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। सन स्क्रीन जो सा है वो स्वेटिंग के साथ ख़त्म हो जाता है, जिसको हमें री अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा। तो ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि हम सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं या सन स्क्रीन यूज़ कर अब रहे ये हैं। कैसे देखें? अल्टीमेटली रिज़ल्ट दोनों के सेम है, लेकिन इसकी जो सी एफिकेसी है या जो इसका यूजेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये अगर आप अच्छे स्टोर्स पे अच्छे ब्रांड्स पे जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये सन ब्लॉक है या ये सन स्क्रीन है। नॉर्मली जो वाइटनिंग क्रीम्स में इस्तेमाल होता है दैट इज़ सन स्क्रीन, और जो एक लेयर सी हमारी स्किन पे नज़र आती है दैट इज़ सन ब्लॉक। वो लेयर मुझे तो क्रिकेटर्स के ही नजर आई है आज तक, उसके अलावा तो नहीं अच्छा, नजर वो आई। यूज़ करते हैं एक्चुअली थोड़ा सा कलर्ड, और उन्हें क्योंकि फुल टाइम धूप में बहुत देर तक रहना होता है तो इस वजह से वो ज़रा स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। ठीक है। जो आम सन ब्लॉक होता है उसमें लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहबा भी यहाँ पर हैं, हमें लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयरनेस देनी चाहिए जो थोड़ी सी तो हटके। बेहतर क्या है आपके ख्याल में, सनस्क्रीन यूज करना या सन ब्लॉक यूज करना? देखिए इसमें फिर वही बात है कि अगर तो आपका एक्सपोजर लॉन्ग टर्म है सन में तो सन ब्लॉक इज़ बेटर, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म है तो सन स्क्रीन इज़ बेटर। ठीक है, सही। आप मुत्तफिक हैं? देखिए जी, एक्चुअली बात ये होती है कि किसी का भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो कॉमनली जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा धूप में नहीं घूमते फिरते, गाड़ी में आना जाना है, उसके बाद ऑफिस में चले गए। बच्चे हैं जो खेलते हैं उनका ज़्यादा सन एक्सपोजर, क्रिकेटर्स या प्रोफेशनल वो फिर आ जाती है चीज़। हाँ, वहाँ पर ज़रूर गुड सन प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ऐसी सूरत में हम लोग उनको बता देते हैं कि यू हैव टू री अप्लाई द सन ब्लॉक आफ्टर 4 to 6 आवर्स। ठीक है। कोई भी सन ब्लॉक या सन स्क्रीन या सन प्रोटेक्शन ऐसी नहीं है जो आपके चेहरे पे सारा टाइम 24 घंटे के लिए Fix काम रहेगी। कर सके ना। वो उतर जाती है स्वेटिंग के साथ, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है उसका, कुछ उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है सूरज के साथ जब उसकी इंटरेक्शन होती है। तो जिनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, जिस तरह ज़्यादातर ऐसी लेडीज़ जो टीचिंग प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड है, उनका स्पोर्ट्स डे चल रहा है या ओपन में उनको ज़्यादा देर रुकना पड़ता है, हम ऐसी केस में उनको कहते हैं कि आप अगर धूप में हैं तो आप सुबह लगा के जाएंगे सन ब्लॉक एंड देन आप रिपीट करेंगे तकरीबन 12 बजे के करीब। 8 बजे अगर आपका स्कूल टाइम शुरू हुआ तो 12 बजे रिपीट करें एंड देन दोबारा घर आने से पहले जब 3-4 बजे के करीब आप ड्राइव करके घर आ रहे हैं तो दोबारा लगाएं। ऑफिस के लोगों को हम कहते हैं कि आप सुबह अप्लाई करके जाओ एंड वापसी पे गर्मियों में 6-7 बजे जब आप आते हैं तो धूप उस वक्त भी होती है तो आप रीअप्लाई करें। तो ये तमाम चीज़ें आपको, आपका जब डॉक्टर से आप मुलाकात करते हैं तो उसका फ़र्ज़ है कि वो आपकी पूरी रूटीन को देख के आपको गाइडेंस दे। बिल्कुल सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कमिंग कही है। बैक लैशेस की तरफ और भवों की तरफ। जी, लैशेज़ ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जिस तरह से बाल गिरते हैं तो लैशेज़ भी कम होती हैं। उसके लिए जो एक नेचुरल टिप है वो सबसे बेहतर चीज़ है कैस्टर ऑयल। ठीक है। कैस्टर ऑयल को मस्कारा ब्रश जो पुराना है उसको आप साफ़ करके रख लीजिए, कैस्टर ऑयल में डिप कीजिए और मस्कारे की तरह अप्लाई कर लीजिए। अच्छा, इससे आपको वेट भी मिलता है, लेंथ भी मिलती है और आपकी आइज़ प्रोटेक्ट भी हो जाती है। आईज प्रोटेक्ट हो जाती हैं? आइज़ लैश, अच्छा देखिए आई लैशेज़ जो उनसे वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। ठीक है, हम जब ब्लिंक करते हैं तो ये लैशेज़ की वजह से हमारा साफ़ होता है और जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो हमारी आइज़ में डायरेक्ट जाने के बजाय लैशेज़ इसको थोड़ा सा कवर कर जाती हैं। ठीक है। तो लैशेज़ को ठीक करने के लिए आई वॉश बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्या आंखों को ठीक, धोएं बार बार आंखों को धोएं। अच्छा, साफ पानी से? अगर कहती हैं तो एक टिप इसके लिए भी दे दो, एक Please, नुस्खा हाँ, बता हाँ, दूं हाँ, आपको। please, हाँ। ठंडा यख पानी लीजिए, चिल्ड वाटर। बेहतर है अगर रोज़ वाटर ले लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। उसमें ½ टीस्पून डालिए शहद और सादा नमक नॉन आयोडाइज्ड, जिसको हम लाहौरी नमक भी कह लें या ट्रेडिशनल सॉल्ट जो होता है। इसका मिक्सचर बनाइए। इसी तरह का एक प्याला लीजिए जिसमें आई आसानी से डिप हो सके और उसमें आई को ब्लिंक कीजिए। उसके बाद हमें आई सर्जन के पास तो नहीं जाना बिल्कुल पड़ेगा? भी नहीं, आपको क्योंकि- बल्कि आई सर्जन से बहुत दूर कर देगा ये। क्योंकि वो नमक डला हुआ, तो मुझे तो नमक अभी से डला हुआ है। लग रहा है कि नमक- जैसे जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। हल्की सी चुभन होती है, ठीक है। बट दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव आई वॉश। अच्छा। और इसको ये ख्याल रखिए कि एक आंख का आई वॉश दूसरी आंख में नहीं करना चाहिए, दोनों के अलग बाउल रखिए और दोनों को अगर आप ट्वाइस अ वीक भी कर लेते हैं ठीक है। तो दैट इज़ वेरी गुड।
ठीक है, आप- लेकिन ये एक्सरसाइज तो मुझे पता है कि सादा साफ पानी में भी अगर आप अपनी आंख डुबोकर उसको आंख उसमें खोलते हैं बंद करते हैं तो ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन आपस में जो चीज़ें डाल रहे उसमें हैं आप ये चीज़ें ऐड कर लेंगे तो उसकी लेकिन इट्स ज़्यादा- बहुत माइनर क्वांटिटी है, जैसे सलाइन होता है कि 5% सलाइन आप देखिए डाल रहे फर्स्ट हैं कीजिए कि आंख में। अगर ये आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल चुटकी भर चुटकी की भी नमक, चुटकी। चुटकी की ज़रूरत हाँ है, ठीक है, चुटकी भर नमक और हाफ टी स्पून शहद डाल दीजिए। ठीक है, ठंडा पानी होगा तो शहद थोड़ा सा मिक्सिंग में टाइम लगाएगा, आप उसको मिक्स करके उससे आई वॉश कीजिए तो देखिए लैशेस को भी फ़ायदा होगा और आपकी आईज भी बहुत ब्राइट और वाइट हो जाएंगी। ओके। एंड आपने बताया कैस्ट्रॉल सिर्फ के भौं कैस्ट्रॉल। के ऊपर भी लगाएं और लैशेस के कैस्ट्रॉल ऊपर भी लगाएं। दूसरा जो एक अगर कमर्शियल आप लेना चाहते हैं तो दैट इज़ पेट्रोलियम जेली। मस्कारा के बाद क्लिनजिंग उतनी ही ज़रूरी है आई लैशेस की भी जिस तरह से स्किन की ज़रूरी है। तो वही बात आ जाती है कि मेंटेनेंस, अगर आपको पता है कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है तो फिर आप हर चीज़ का ही ख्याल रखिए, चाहे उसमें फिर आई लैशेज़ हो, आई ब्रोज हो या स्किन। बिल्कुल सही। डॉक्टर उर्मिला, इस बारे में आपसे भी बात करूंगी, आपकी टिप्स भी लूंगी, लेकिन शाजिया अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, क्या पूछना चाह रही हैं? पूछना मैं वो बाद में पूछूंगी, पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी। Thank वो you, जो आप शाज़िया। कहती है ना हर प्रोग्राम के भी हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी, तो शाज़िया। मैंने आज पहली दफा कॉल किया, फीडबैक देने का बहुत दिल करता था। ठीक है। तो वो आपके जो प्रोग्राम जो आपने सकाफत के ऊपर किए थे वो भी उसका जिसका आपको फीडबैक इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिला था, रेटिंग जो भी आप लोगों का इशू है, लेकिन मुझे वो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लगे थे। वो जो आप उसकी स्टार्टिंग में उसकी लोग कहानियां बताई थी वो भी जो है वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो मुझे नहीं थी पता। सही। और स्पेशली जो है ना वो मैंने तारीफ करनी थी आपके कैमरामैन की, ठीक है। क्योंकि जो आपके फैशन शो जो आपने पार्टी ड्रेसेस वगैरह दिखाए थे, हाँ, हाँ। तो वो भी आपके कैमरामैन वालों ने इतने जबरदस्त दिखाए थे कि पूरा मतलब ड्रेस एक जो है ना वो शो हो जाता था, समझ आ हमारे- किसी काम कैसा है कैसा नहीं है। और जो आपकी ज्वेलरी मतलब हर एक का काम जो है ना वो इस तरीके से दिखाते थे कि अगले को समझ भी आ जाती थी और अच्छा भी लगता था। क्या बात है, मेरे कैमरामैन आज बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये शिकवा रहता है कि आप तारीफ नहीं करती और आप हमारे पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त। ये मेरी नहीं, पूरी टीम आपका को शिकवा है। पूरा टीम वर्क है, तो इस वजह से कैमरामैन का मैं बहुत कम, क्योंकि बात होता है कि आपको ड्रेस पूरा शो ही नहीं आ रहा होता और पता भी नहीं चलता कि वो किस तरह का है क्या नहीं है। तो कैमरामैन के लिए आज मैंने स्पेशली जो है ना वो मेरा थैंक यू दिल किया सो कि मैं मच उनकी शाजिया, रिक्वेस्ट करूं। आपने मेरे हिस्से का बहुत सारा काम जो है वो कर दिया। मेरे कैमरामैन कम से कम मेरे से शिकवा नहीं करी, यकीन करिए इतना शिकवा है पूरी टीम को, उन्हें लगता है हर वक्त तो ये डांटती रहती हैं, कभी तारीफ तो इन्होंने की नहीं हमारी किसी चीज़ की, हम कुछ अच्छा भी करते हैं इस तरह से वो मुझसे कहते हैं। लेकिन ठीक है, आपने तारीफ की, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा, और मेकअप के बाद जो है ना बहुत कम वैसे तो मेकअप करती हूँ, लेकिन आईज जो है ना उसके बाद बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं। अच्छा, तो हैवी का मतलब? उसके लिए क्या? हैवी का मतलब? हैवी का मतलब ये कि उसको वॉश कर दो तो एक भारीपन जो है ना वो आंखों पे फील होता है। अच्छा ठीक है, आप साथ रहिए, हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं स्किन की हिफाजत के हवाले से। आयशा हमारे साथ हैं, कुछ मेकअप टिप्स आपको बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते हुए आपसे जिन्होंने आखिरी सवाल किया था, आंखें भारी हो जाती हैं जब वो मेकअप करती हैं हमारी कॉलर, लेकिन उससे एक और कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी। बहुत शुक्रिया। आपका मुझे अपना प्रोग्राम- नाम बताइएगा। किरण। जी किरण बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी किरण जी। जी आपका बेहद अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत इंफॉर्मेटिव, और ना सिर्फ आप जो है मतलब हर पहलू पे आप बात करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया किरण। और Thank हमें you। बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है, बहुत शुक्रिया। चीज़ों का हमें जो है घर बैठे नॉलेज हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत और शुक्रिया। क्या उसके पूछना बाद चाह आपकी तारीफ करूंगी, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू बहुत सो मच, decent, गॉड ब्लेस यू, लव यू फॉर बहुत दैट। सोबर प्रोग्राम होता है आपका, और बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। थैंक यू सो मच। जी फिर मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी जी मैं ये एक क्वेश्चन करूंगी। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो है स्किन जो है 5 किस्म की स्किन होती है,
नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और जो है कॉम्बिनेशन जी। और सेंसिटिव स्किन। जी जो ऑयली स्किन है उसको तो हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो दाने होंगे और इस तरह से ऑयल वगैरह होगा, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन, इनको हम कैसे जज करेंगे ना? पहचानेंगे। कैसे हमें मालूम होगा कि हम ये किस तरह की है स्किन? अभी हम इस बारे में बात इसलिए मेरा करें, क्वेश्चन था। आप साथ रहिए किरण, इस बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बता दीजिए, जो पहली कॉलर का सवाल था कि जब वो मेकअप उतारती हैं तो उनको आंखों पे भारीपन फील होता है, उनको लगता है कि उनकी आंखों पे बोझ है, या फिर वो स्वेलिंग या कुछ इस तरह की इचिंग शायद फील होती है। इरिटेशन हो जाती है। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है उन लोगों को होती है जो बहुत सेंसिटिव आई वाले लोग होते हैं, क्योंकि काजल लगाने की वजह से या आई कलर्स जो उनसे भी शेड्स लगा रहे हैं उसकी वजह से इरिटेशन हो जाती है, पेंसिल लगाने की वजह से इरिटेशन हो जाती है। तमाम कलर्स से ही आपको एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। छोटी छोटी आंख के अंदर कैपिलरीज होती है, ब्लड सप्लाई होती है कैपिलरीज की फॉर्म में, वो उनकी स्वेलिंग हो जाती है, तो आंखें फ़ौरन आप देखेंगे कभी कभी रेडनेस भी आ जाती है आंखों के अंदर जब आप मेकअप करके किसी भी पार्टी पे जाते हैं। लेंस पहनने का एक बहुत कॉमन फैशन है, लोग लेंस भी यूज़ करते हैं, एंड अपनी कॉन्टेक्ट लेंसेज भी जो आपकी आई साइड के लिए आप यूज़ करते हैं वो भी पहनी हुई होती है। तो ये आंख के ऊपर एक्स्ट्रा ट्रॉमा है। आप जो मेकअप कर रहे हैं, बेस लगा रहे हैं, प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, फिर उस पर कलर्स, देन आई लाइनर, मस्कारा, so many things on your eyes, so they are all causing sensitivity Until unless कि हमारी मूंछें हों और हमने पैंट्स कोट पहना हुआ हो। बिल्कुल सब ने ये चीज़ करी है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना ज़रूरी है? मिनिमम मेकअप यूज़ करें, कम शेड्स यूज़ करें, पेंसिल जो यूज़ करें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी अच्छी ब्रांड्स की पेंसिल्स आती हैं, सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करें जिसके लिए आपको आंख पे बहुत ज़्यादा मतलब Makeup बहुत करने की जरूरत ना 6-7 दफ़ा उसको आपको अप्लाई ना करना पड़े, एक सिंगल या 2-3 हल्के लाइट जेंटल स्ट्रोक के साथ आपका कलर आ जाए। हाई पिगमेंट वाले कलर पेंसिल्स भी मिलते हैं, वो आई थिंक मेकअप एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जितना आंख पे ट्रॉमा कम होगा, इसके अलावा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अलग से मेकअप्स आते हैं, अच्छा, जिसको मिनरल मेकअप कहते हैं, हाइपोएलर्जेनिक मेकअप्स होते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं, बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ज़ाहिर है फिर हम लोग उनके लिए दवाइयाँ सजेस्ट कर देते हैं कि जो आप रूटीन में एक एंटी एलर्जी रिजीम अगर आप फॉलो करो तो आपको ये हर चीज़ के साथ, आप छोटी छोटी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, कैसे वो पता चले कि कौन सी स्किन जो है वो कौन सी, उसकी निशानियाँ क्या लोग होंगी? हमें ये आके कंप्लेंट करते हैं कि जब हम लोग कोई भी आंख पे चीज़, इवन सनब्लॉक भी लगाते हैं तो हमें इरिटेशन हो जाती मैं है, इस वक्त skin type की बात कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं तो इरिटेशन हो जाती है। तो ये सेंसिटिव लोग हैं जिनको सोप के साथ, पानी के साथ, सिंपल परफ्यूम्स के साथ, हम 4 अगर लोग बैठे हुए हैं तो इसमें से किसी एक को, जब आप एंटर हुए तो आपने कहा मुझे बहुत सेंसिटिव आंखें हो रही हैं, मुझे भी सेंसिटिविटी फील हुई, लेकिन हमारी आंखें रेड नहीं हुई ना, हम लोगों की वो टेयरिंग शुरू हो गई है, लोगों के आंसू आने लग जाएंगे या रेडनेस हो जाएगी, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं। वी बिलोंग टू सेंसिटिव क्लास, लेकिन हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया नॉर्मल जो थोड़े से एलर्जेंस हैं, फ्यूम्स थे जो एलर्जेंस थे उसके अंदर, हमारी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हमने टॉलरेट कर लिया, लेकिन हर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। तो जो लोग छोटी छोटी चीज़ के साथ भी उनकी स्किन रेडनेस की तरफ चली जाए, खारिश शुरू हो जाए, हल्के हल्के दानों की फॉर्म में पिंपल्स निकल आए, तो वो समझ जाए कि ये एलर्जी प्रोन लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, इन्होंने एहतियात करनी है। नॉर्मल स्किन की निशानी क्या होगी? नॉर्मल स्किन की निशानी ये है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं होते, ना तो उसमें ऑयल का इम्बैलेंस होता है टी जोन पे, ना उन पे बहुत ज़्यादा चिकनाई है, ना दाने बन रहे हैं, ना वो ड्राई की तरफ है। कि आपने सिंपल सोप एंड पानी अगर इस्तेमाल किया चेहरा धोने के लिए, तो उसके बाद आपकी चेहरा हार्ड, वो एकदम से आपको खिंची भी फील नहीं हो रही। और ड्राई की फिर निशानी यही है कि वो हल्की सी खिंचाव उसमें महसूस होगा, और आपको कुछ ना कुछ जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे स्किन को सुकून नहीं आएगा, वो आपको क्रैक से फील होने लग जाता है। बिल्कुल से। अच्छा, हमारे पास आयशा रॉयली सैलून से स्टाफ मौजूद है, आयशा का, और आयशा हम डिफरेंट आईब्रो शेपिंग के हवाले से बात करेंगे कि हमारे फेस पे कितना फ़र्क पड़ता है मुख्तलिफ आईब्रो शेप से, जिसमें ये अभी आप कौन सी शेप बनाने लगी हैं इनकी? सबसे पहले हम, क्योंकि इनकी ना आईब्रोज शेप नहीं हुई हुई है, इनकी आईज शेपलेस हैं, तो सबसे पहले हम इनकी आईब्रोज शेप करेंगे। इनकी शेप जो है वो हम पॉइंटेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको आर्च में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये है कि जब भी मेकअप हम करने लगते हैं तो सबसे ज़्यादा मैटर जो है वो आईब्रोज शेप ही रखती है। तो उससे अगर इनकी आईब्रोज जो हैं वो आइज़ जो हैं अभी इनकी स्मॉल हैं, तो उनको ब्रॉड करने के लिए हम आईब्रोज थोड़ी जो हैं वो पॉइंटेड करेंगे, आर्च में करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये आप तो वो क्याफा शनासी भी करते हैं, चेहरे देखकर भी अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन क्या? सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा इरिटेशन है गले में, तो उसकी लिए माजरत। न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो नामों से बताता हूँ। ठीक है,
बिल्कुल सही। तो लेकिन इनकी आई शेप करना शुरू करें आप, और इसमें क्या गलतियां होती हैं आयशा? व्हेन वी गो फॉर आईब्रो शेपिंग, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स? क्या गलतियां करते हैं हम? You know, most lady, they always ask this kind of arch shape, Arch. right? But we have different face, you know, shape. So according to our face shape, we need to make the different according to our face. Which if we have, अगर हमारा गोल चेहरा हो, if we have round face, which eyebrow you think will suit? Round face, we should make this part little bit arch. So make her face looking little bit longer. Longer, okay. अगर यानी गोल चेहरा हो तो फिर आर्च फेस जो है वो अच्छी लगेगी। और अगर फेस लंबा हो, If long face, so if you making arch shape, is looking more longer. So you can making little bit round shape or little bit straight. ओके, अगर चेहरा लंबा हो So तो फिर it's सीधा reduce, और yeah. थोड़ा सा गोल जो है आईब्रोज बननी चाहिए। एंड हाउ अबाउट इफ वी हैव स्क्वायर फेस, चौकोर चेहरा हो जिसमें हड्डियां ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, फिर Square face, you can't make arch Okay. because here's square, Okay. and then arch something like, you know, Okay. face all square. Okay. Then here you should be make little bit round, and then start make little bit deep. ओके ओके, विद दैट वी कैन मेक आवर फेस बैलेंस, हमारा balance, चेहरा बैलेंस हो yes, जाएगा। ओके, अच्छा आजकल डॉक्टर मीरा हम देख रहे हैं गल्फ एरियाज में आईब्रो शेपिंग भी बड़ी आप लोगों की कॉस्मेटोलॉजी में इन होगी है। वो तो आर्टिफिशियल उन्होंने एक बड़ी सारी सबकी बड़ी खूबसूरत एक स्ट्रेट शेप में बड़ी घनी भवें जो हैं बनी हुई होती हैं। पाकिस्तान में भी आ गया ये सब, अगर कोई करवाना चाहे तो? बिल्कुल आईब्रो शेपिंग होती है, कॉस्मेटिक्स में बिल्कुल होता है। कैसे शेप करवाते हैं लोग? हम लोगों के पास जब आते हैं तो विद एज, क्योंकि थोड़ी ड्रूपिंग हो जाती है आंख की, पूरी एरिया जो है वो एजिंग हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेहरे के अंदर स्किन का एरिया जो चेहरे पे इम्पॉर्टेंट है वो आंखों का एरिया है, क्योंकि फरा इसमें बहुत ही कम मॉइस्चर होता है। आंख की इर्द गिर्द की स्किन सबसे पतली है चेहरे पे, और इसमें कोई ऑयल की एज सच प्रोडक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एजिंग सबसे पहले आ जाती है, बारीक लाइनें आने लग जाती हैं एंड रूपीनेस शुरू हो जाती है। विद टाइम थोड़ा सा आप देखेंगे पफीनेस भी आंखों पे ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि पफीनेस आ रही है, भारी लग रही है। पहले आईब्रो ऊपर रहता था मेकअप करते वक्त, अब वो काफ़ी नीचे आ गया। तो उसके लिए हम लोग रिजुविनेशन की बहुत से प्रोसीजर्स हैं जिससे आप बोटॉक्स के अलावा भी अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, स्किन का कोलेजन अच्छा कर सकते हैं और स्किन को मेंटेन कर सकते क्या हैं। तरीके हैं वो? जिस तरह से रेडियो फ्रीक्वेंसी एक बहुत अच्छा तरीका है स्किन को रिजुविनेट करने का। रेडियो फ्रीक्वेंसी की फ़र्क किस्में हैं, जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स भी हैं, साल में एक दफ़ा ज़रूरत होती है, जिस तरह से थर्माच। इसके अलावा स्कारलेट रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है जो आप रेगुलर इंटरवल्स पे हर 3 से 6 महीने के इंटरवल पे करवा के अपनी आंखों को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ट्राईपोलर ट्रीटमेंट है जो सिर्फ अंडर आई एरिया के ऊपर किया जा सकता है ताकि आपकी थोड़ी हाइड्रेशन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा मीजोथेरेपी की जा सकती है स्किन एरिया के ऊपर, जिसमें हम लोग बहुत से वाइटामिन्स का, मॉइस्चर का, हाइलुरोनिक एसिड का ब्लेंड बना के आंखों के इर्द गिर्द के एरिया को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन कराती हैं, स्क्रीन पे भी इस वक्त नजर आ रहा है, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। क्या इससे निजात मुमकिन है कि किसी एक दफ़ा में हम जाकर आईब्रो शेपिंग करा लें और फिक्स रहे हमें हर? मेरे ख्याल में ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है अगर हम लेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि देखिए इसमें सारे के सारे बाल वो प्लग कर रही हैं और अपनी मर्जी से प्लग कर रही हैं। कुछ लोग आईब्रो एरिया के ऊपर लेज़र करवाते हैं, रिक्वेस्ट करके करवाते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा घनी आईब्रोज होती हैं कि बहुत मोटी हैं और उन बेचारों को हर हफ्ते जाके आईब्रो शेपिंग करानी पड़ती है। ऐसी सूरत में तो फिर भी वो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर आप कर सकते हैं विद एक्सट्रीम आई प्रोटेक्शन, विद एक्सट्रीम कॉशन, नॉट रूटीन। ओके डॉक्टर साहब, आप क्या रिकमेंड करेंगे जो हम अभी प्रॉब्लम अपने व्यूअर का सुन रहे थे कि आंखें भारी उन्हें फील होती हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एलर्जी तो डेफिनेटली है उनको। अब उस एलर्जी के लिए जो मैंने आई वॉश बताया वो बहुत अच्छा है। ठीक है। प्लस ये एक प्रॉब्लम है तो एंटी एलर्जी भी इंसान एक हद तक खा सकता है, उसके बाद फिर कब तक खाए, क्योंकि एलर्जीज एज सच ख़त्म नहीं होती। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑन एंड ऑफ उनको एंटी एलर्जी लेनी चाहिए। उसके लिए एक बड़ी अच्छी टिप दे देता हूँ कि उन्होंने जब भी हैवी मेकअप करना हो और उनको पता है कि वापस आने के बाद उनका बुरा हाल होना है, तो ग्रीन टी बैग ले लें और थोड़े से आलू का जूस निकाल लें। अच्छा। टी बैग को आलू के जूस में रख के फ्रीज़र में रख दें। अच्छा। अपना फंक्शन अटेंड करें, वापस आएँ, मेकअप रिमूव करें और उस टी बैग को जो चिल्ड हो चुका होगा, नॉट फ्रीज्ड, चिल्ड होगा, उसको अपने आंखों के ऊपर रख लें। ठीक है। और उससे इंशाल्लाह विद इन अ मिनट और 2 एकदम सूदिंग इफेक्ट हो जाएगा। अरे पहले ग्रीन टी से वो आई बैग से टी बैग से चाय बना लें,
चाय पीकर फिर Exactly. उसको आप यूज टी आलू के बैग जूस भी में यूज डिप कर करके सकते हैं, आप फ्रेश भी यूज कर सकते अच्छा, हैं, ये दोनों use कर आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई क्योंकि उसमें जो केमिकल्स हैं वो सारे के सारे चाय बनाने में ख़त्म नहीं होते, ठीक है, तो वो यूज़ किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने रख के बैठे हुए हैं जो कि आप हमें बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताइए। अच्छा, कहाँ से शुरू करें? पहले वाइटनिंग मास्क बताया बिल्कुल, जाए। प्लीज़ प्लीज़ वाइटनिंग मास्क से शुरू करें। अच्छा, वाइटनिंग के लिए एक चीज़ मैं साथ साथ बताता जाऊँ कि देखिए, वाइटनिंग या सांवला स्किन जो है उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गोरे लोग ही खूबसूरत होंगे, सांवले लोग खूबसूरत नहीं होंगे। अल्लाह ताला किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करते, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फिर सबकी पसंद के मेयार भी मुख्तलिफ रख दिए। ठीक है, तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, लेकिन उसको बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए आप ये बड़ा अनयूजुअल सा एक इंग्रेडिएंट मैं ले रहा हूँ जिसको लिकोराइस कहते हैं। क्या कहते लिकोरिस मलेठी, मलट्ठी। जी हाँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये हाफ टी स्पून मलेठी ले लीजिए। ये तो गले की खराश में सुना था आज तक। जी हाँ, ये मैं इसीलिए खा भी रहा था थोड़ी देर सही। पहले। इसके लिए ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि इट्स अ वेरी पोटेंट UVA एंड UVB प्रोटेक्शन देता अच्छा। है। मतलब ये सर्चेस रिसर्चेस सब हो चुका है और ये सारा कुछ जो है इसका फाइनल हो गया है कि ये सब कुछ इसमें क्वालिटीज़ हैं। मौजूद है, तो हम इसके मलट्ठी क्यों ना लगा जाएगा। मलेठी, आप इसकी क्वालिटीज़ जाके सर्च कीजिएगा, हाँ। आपको पता नहीं, चलेगा। मुझे ये तो पता है कि गले के लिए तो बहुत इफेक्टिव, लेकिन आप जिस तरह से यूज़ करें मस्त। वाइटनिंग के लिए इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइटनिंग एजेंट। ठीक है, so हमने मलट्ठी डाली। मलेठी डाली, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई मूंगफलियाँ, अच्छा, मूंगफली का पेस्ट जो, मूंगफली का पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, उसमें ऑयल्स होते हैं इसलिए वो अपने ऑयल्स के साथ ही पिस जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ एक और थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ आपको बता रहा हूँ, आंवला पाउडर। अच्छा, ये आंवले का पाउडर ने डाला। ये आंवले ओके, का पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून से ज़्यादा, या एज़ पर योर फेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें ये डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा सूखा पाउडर दूध का डालिए ठीक है, और रोज़ वाटर से इसका पेस्ट बना लीजिए। ठीक है। और पेस्ट बनाकर पेस्ट बना के इसको 10 से 15 मिनट, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि ज़रूर रखा कीजिए, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स रिलीज़ होने हैं वो रिलीज़ हो जाएं, जितने ऑयल्स रिलीज़ होने हैं वो रिलीज़ हो जाएं। ठीक है, उसके बाद इसको मिक्स कीजिए और चेहरे पे लगा लें। चेहरे पे लगा के कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक। और 15 से 20 मिनट तक ये मास्क के तौर पे चेहरे पे अप्लाई चेहरे रहे पे लगा रहे। और उसके बाद इसे इट्स वेरी सेफ। और ये जो सॉफ्ट एरिया होता है आई का, ठीक है। ये यहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई ड्राइनेस या कोई आपको इचिंग महसूस नहीं होगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल। और हमारी आईब्रोज जो है वो भी डन, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से आईब्रो शेपिंग से फ़र्क पड़ता है फेस के ऊपर, कि उन्होंने एक आर्च शेप दी है, लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमें एक प्रॉपर शेप जो है वो दे सकें। आयशा, नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू कि आयशा आप हमें बताएंगी ब्रेक के बाद कि डिफरेंट आइज़, अगर छोटी हैं आँख तो उस पर कैसे मेकअप किया जाए। सिर्फ आई मेकअप के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे कि वो ज़्यादा इन्हांस नजर आए, लेकिन उससे पहले डार्क टोन पे मेकअप कैसे किया जा सकता है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर फेयर टोन पे कैसे बेस अप्लाई करनी है और बड़ी आँख को कैसे मैनेज करना है, और उसके साथ साथ हमारे जो टिप्स डॉक्टर साहब के चल रहे हैं, डॉक्टर उर्मिला के, वो लेकिन ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं स्किन टोन्स के हवाले से, आई मेकअप के हवाले से, आइज़ की मुख्तलिफ टिप्स के हवाले से, जिसमें डॉक्टर फैसल मेरे साथ हैं, हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर उर्मिला मेरे साथ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आयशा हैं रॉयली सैलून से, जो कि इस वक्त मेकअप कर रही हैं और हाफ फेस पे इन्होंने मेकअप की बेस जो है वो अप्लाई कर ली है, जो कि हम आपको बताने लगे हैं कि डार्क स्किन पे किस तरह से आप बेस बना सकते हैं और उसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले डॉक्टर फैसल, मैं आपसे जानना चाहूँगी बाकी के कुछ मास्क में कुछ चीज़ें जो कि आप हमें बताना चाह रहे हैं, और हम फरखंदा की कॉल भी सुन लेते हैं। जी, सुन अस्सलाम वालेकुम फरखंदा जी, क्या हाल है आपका? फहमीदा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। खराबी आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत लाइक किया जाता है हमारे घर में, और वो जो प्यारे पाकिस्तान की प्यारी सैर का सिलसिला है वो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। छोटी बहनों से बहुत लाइक करती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अभी क्या सवाल पूछना चाह रही हो आप? वो मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाह रही हूँ कि मेरे जो हेयर है वो बहुत गिरते हैं, और ना
उनमें वाइटनेस बहुत है, और जब अगर वो कोई न्यू हेयर आता है तो वो वाइट होता है, ब्लैक नहीं होता। ठीक है, आप साथ रहें, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने ये ट्यून रहना है। हमने हेयर सेशन लाइन अप किया हुआ है नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में आप पूरी तफसील के साथ बालों से रिलेटेड जो इसी तरह से डिटेल सारा प्रोग्राम है वो देख सकेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम चूँकि स्किन और आइज़ एरिया पे रुके हुए हैं, इसलिए उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्या है उसमें, क्या बताएंगे अब आप? स्किन के लिए उन्हें पूछे, बालों का बताऊं उनके लिए? नहीं, वो बालों को भी बालों छोड़ का दें। बात। बालों का हम नेक्स्ट वीक में डिटेल में स्किन का उनका प्रॉब्लम सॉरी क्या था? उनका नहीं है, लेकिन ठीक है, हमने अब जो हम चीज़ें अपने बताई तरफ आते हैं। रिंकल्स मेन प्रॉब्लम है आइज़ के लिए, ख़ास तौर से जो क्रोज आइज़ हो जाती हाँ। है, इनके लिए आपको एक बहुत इंग्रेडिएंट्स कम है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और बेहतर ये होता है कि इंग्रेडिएंट्स को कम ही रखा जाए ताकि वो अपनी प्रॉपर एफिकेसी दे सके। ये क्या ये चीज़ है? पपीते का पल्प है, ठीक है, पपाया पल्प लीजिए, फेस के हिसाब से 1 से 1.5 चमची। ठीक है, इसमें शहद डाल लीजिए, ठीक है। पपीते में हमने शहद ऐड किया। शहद ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसके जब आप मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा सा जेलेटिनस सा हो जाएगा। ठीक है, जब इसके एंजाइम्स पपाया के निकलेंगे तो ये थोड़ा सा जेलेटिनस सा हो जाएगा, और हो सकता है कि अगर आप इसको थोड़ी देर रखें तो ये दोबारा थिक सा हो जाए। ठीक, तो आप उसको बेशक रोज़ वाटर डाल के या दूध डाल के थोड़ा सा उसको पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी आसानी से, क्योंकि शहद जो है वो भी प्रिजर्वेटिव है और पपाया जो उनसे उसके एंजाइम से बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, सही। तो आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं फॉर 3 to 4 डेज़। बाकी जो मास्क है वो उसी वक्त बनाने हैं और बेहतर उसी ये वक्त होता है कि लगाने जितना फ्रेश हो सके उतना अच्छा है। ठीक है। 1 से 2 दिन रखे जा सकते हैं। और इसको अब हम अप्लाई कर बस लें, आप इसको कह रहे आप हैं अप्लाई आंखों कर के? दीजिए आंखों के हिस्से में, या बेशक पूरे फेस पे लगा दीजिए। फिर वही बात है कि एजिंग जो बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो हमारी गर्दन पे भी नज़र हाँ, आती है। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप गर्दन को साथ लेके चलें। जब भी कोई स्किन रिजीम आप फॉलो करें तो उसमें गर्दन को साथ लेके चलें। ठीक है, उसके अलावा जहाँ पे एजिंग नज़र आती है वो हमारे हाथ होते हैं। हाँ, ठीक है, आप फेस को तो हाइड कर सकते हैं, मेकअप कर लीजिए, फिलर्स लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाथों लेकिन में। जो हाथ हैं ये आपकी एज बता देते हैं। सही। तो ये जितने भी मास्क हम बताते हैं आपको, या आप लोग बेशक इसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली करके हाथों के ऊपर लगा लीजिए एज ए क्रीम, एज ए लोशन, और उसको 5-10 मिनट जितनी देर मुंह पे लगा हुआ है उतनी देर हाथों पे लगा रहे। ठीक है। उसके बाद हाथों को वॉश कर लीजिए। बिल्कुल ठीक। सो ये एक तरीका जो कि आपने बताया है, और कौन सा बताएंगे अच्छा, आप? रिंकल्स के लिए एक और बड़ी अच्छी चीज़ है। रिंकल्स के लिए डॉक्टर साहिबा भी मेरी बात को सेकंड करेंगी कि इसके लिए विटामिन ए और ई जो उनसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, रिंकल्स को रिमूव करने के लिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा आपको बताता हूँ कि ये गाजर का जूस है। अच्छा, ठीक है, फुल ऑफ विटामिन ए। इसका आप थोड़ा सा ऊपर से जब जूस निकालेंगे तो पल्प भी मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी उसका पेस्ट बनाने के लिए आप इसका जूस ले लीजिए। थोड़ा सा सही। और इसमें एज यूजुअल मेरी फेवरेट शुगर आएगी। ठीक है, ठीक है, 1/2 टीस्पून यानी जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक, ठीक है, और इसमें एक हम डालेंगे विटामिन ई का कैप्सूल, प्रिक कीजिए ठीक है, और उसको इसमें कुछ दबा ड्रॉप्स डाल दीजिए। ठीक है, तो इससे हमें विटामिन ई, ए, ग्लाइकोलिक एसिड, तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और इसको इसी तरह से कीजिए। अच्छा, अगर ये ज़्यादा पतला बन जाता है तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप मलमल का कपड़ा लीजिए, अगर आपने जूस से बनाना है, मलमल का कपड़ा इसमें सोक कीजिए और उसको पूरे फेस पे फैला के रख लीजिए। ठीक है, उससे ये होता है कि जो कपड़ा है वो मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक रिटेन करता है, तो आपको ज़्यादा देर तक, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपका वो स्टे करेगा फेस पे, तो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट मिलेगा। बिल्कुल। वरना डिफरेंट फेस ऐसे आजकल मास्क मिल रहे हैं जो पेपर की फॉर्म में होते पेपर की हैं, फॉर्म वो में। यूज़ अगर हो चुके हों तो उन्हीं को संभाल के रख लें और उन्हीं को डिप करें, इस तरह की चीज़ में बना के अप्लाई करें। बेहतर ये होता है कि आप रीयूज़ ना करें। अच्छा, सही। हाइजीनिकली वो चीज़ें इतनी बेहतर नहीं होती। बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू। और कोई चीज़ जो कि आपने इस हवाले से हमें अच्छा, बतानी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये है मेरे पास बादाम। बादाम। अच्छा, बादाम ये करने हैं कि 7-8 दाने बादाम लीजिए, उसको रात को कच्चे दूध में भिगो दीजिए। ठीक है, सुबह उसका छिलका उतारिए और उसी दूध में बादाम का पेस्ट बना लीजिए। सही। अच्छा, मेरे पास क्योंकि ये पेस्ट नहीं बना हुआ, ये बादाम है लेकिन ये दूध में सोख हुए हुए हैं, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये लीजिए बादाम, इसका पेस्ट बनाइए। इस वक्त मेरे पास मिल्क पाउडर है, वो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कीजिए ठीक है, या पानी ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसका पेस्ट बनाइए और ये चेहरे पे लगा लीजिए। अदरवाइज आप बता रहे हैं कि दूध को बादाम को हमने भिगो देना है कच्चे दूध में सारी रात, सुबह छिलका निकाल के उसको ग्राइंड कर लेना, इतने से ही दूध में भिगोना है कि दूध तकरीबन उसी दूध में उसको आप
पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, अगर और उस ज़रूरत पेस्ट को अप्लाई कर लें। उसको अप्लाई कर लीजिए। अच्छा, रॉ मिल्क इज़ बेटर देन बॉइल्ड मिल्क। फेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी उसकी उस डिटेल में नहीं पीने जाऊँगा के कि लिए वो नहीं। पीने के लिए कैसा है, लेकिन रॉ मिल्क बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनली तो रॉ मिल्क की जगह गोट मिल्क यूज़ होता था। सही। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह बातें होंगी तो फिर आपको बताएंगे। लेकिन ये सारे मास्क ऐसे हैं जो वाइटनिंग के लिए, रिंकल्स के लिए डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है फरा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है फरा, बस मज़े ले रहे हैं आपके प्रोग्राम के। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम, मालूमात हो रही है हमें टोटके छोटे छोटे। जी जी। फरा, मुझे ये पूछना है कि मेरी बेटी के चेहरे पे ना कभी कभी छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं। 21 साल उम्र है उसकी। सही। और फरा, आजकल आपको बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है, पहले बहुत मेरी मिल जाती थी कॉल। ठीक। तो अब ये कि ट्राई कर कर के तकरीबन महीने के बाद मेरी कॉल मिली है। अच्छा चलें, बाज़ों का कॉल ज़्यादा आ रही होती हैं तो मुसलसल तवातर के साथ भी मिलाना पड़ता है, जगह जहाँ खाली हो वहाँ पे ही कॉल मिल सकती है। दाने निकल आते हैं बेटी के फेस पे छोटे छोटे। देखिए, उसके लिए इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पहले बात हुई थी कि जितने भी विटामिन जूसेस हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। जूसेस के साथ साथ फ्रूट्स को अपनी होल फॉर्म में लेना चाहिए, पूरी ताकि उससे फाइबर भी मिल जाता है और कॉन्स्टिपेशन या इस तरह के मसाइल नहीं होते। ठीक। पिंपल्स जो हैं उसका एक कॉन्स्टिपेशन भी है, इंडाइजेशन भी है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी स्किन ऑयली है, पोर्स बंद हो गए तो आपको पिंपल्स निकल आए। ये एक कॉज है, बहुत सारे कॉजेज़ में। तो पहले तो कॉज देखना पड़ता है, लेकिन ये है कि अगर आप का डाइजेशन ठीक है और सिर्फ पिंपल्स आपको निकल रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी सी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि किसी पंसार स्टोर से नीम के बीज ले लीजिए। ठीक है। जिसको निमोली भी कहते हैं। उसमें ऑयल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उसको आप पीस लीजिए, उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए और सिर्फ दाने के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। अच्छा। ये बिल्कुल याद रखिए कि पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ दानों वाले हिस्से पे अप्लाई करना। ठीक है। तो इंशाल्लाह 4 और 5 एप्लीकेशंस में अगर इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तो दाने रिमूव हो जाते हैं। ये टीनेज में बच्चों को अक्सर छोटे छोटे फेस पे निकल रहे होते हैं, तो फिर उन सब देखिए, में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, जिसमें मैं ये कहता हूँ बच्चों को जो टीन एज में है और इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि लेट इट गो। ठीक है। इसको चलने दीजिए, इसको छेड़िए मत। ठीक। अगर आप इसको छेड़ेंगे तो ये स्कार मार्क भी छोड़ेगा और ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल तो ठीक। अपनी एज के साथ अगर ख़त्म हो गए तो दैट इज़ गुड, अगर नहीं होते हैं तो फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और हम अगर मेकअप एरिया की तरफ जाएं तो आयशा ने वहाँ पर हाफ फेस जो है वो डन किया हुआ है, और आप उसको देख सकेंगे कि किस तरह से डार्क टोन पे उन्होंने मेकअप बेस अप्लाई की और किस तरह से उन्होंने उसको आई मेकअप किया है कि आईज जो है वो एनहेंस लगें और ब्यूटीफाइड लगें। लेकिन बाकी का हाफ एरिया जो हमने इसलिए छोड़ा है कि उसमें आप उन टिप्स को देख सकें कि जिस तरीके से उन्होंने मेकअप किया, और वो तरीका बताने के लिए हम आपके पास आएंगे अभी, लेकिन ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब। हमारे यहाँ पर देखिए, अगर आप आंख खोल के थोड़ा सा दिखाएं, हाफ फेस को हमने मेकअप किया है और आप फीचर्स में चेंज है वो देख सकते हैं। उन्होंने डार्क टोन को बड़ा नेचुरल मेकअप में किया है, आईज को थोड़ा सा एनहांस किया है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। आयशा, कैसे आपने इसको मेकअप किया? हाउ टू अप्लाई बेस? कैन यू स्टार्ट ऑन द अदर साइड? हाँ, या सो हाउ टू स्टार्ट? पहले वो लेंगी स्किन टोन के लिहाज से बेस, एंड हाउ यू सिलेक्ट, आई मीन व्हिच कलर सूट्स? हाँ, see, she has dark circle. Okay. Okay, and uneven tone from this area. Yeah. So we need to use some orange tone to reduce this. ऑरेंज टोन, अगर डार्क सर्कल हो यानी तो कोई ऑरेंज टोन की हमें yes. बेस चाहिए होगी। ओके, सो व्हिच नंबर आर यू यूजिंग ऑफ दिस स्टिक? 36. 36. So she is applying 36 of this camera stick which you can buy, जो कि बड़े आप आराम से ख़रीद सकते हैं बाज़ार से। 36 नंबर है इसका, और ये लेकर उन्हें जहाँ जहाँ पे डार्कर है स्किन टोन वहाँ पर उसको आपके सामने टिप के साथ हाथ की हल्के से थपथपाते हुए उसे अप्लाई करिए। उसे रगड़ नहीं रही हैं, उसे अप्लाई करिए। उसके बाद टिप से उसे थोड़ा सा उंगली से थपथपा देते हैं ताकि वो रंग छुप जाए जो स्किन का अपना है, और ये इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाए। सो इस तरह से इन्होंने आँख के ऊपर भी और आँख के नीचे भी जहाँ हल्के से हल्के थे उनको छुपा लिए।
और इसी तरह से बता रही हैं कि लिप्स के आसपास भी चूँकि थोड़ा सा गहरा है स्किन टोन, इसे वहाँ पर भी ये इसी नंबर से अप्लाई करते हुए उसी तरह से उंगली से उसे थपथपा रही हैं और बाज़ औक़ात स्पॉन्ज भी यूज़ कर रही हैं जिससे वो हल्का उसे ऊपर से सिर्फ थपथपा रही हैं, जिसके साथ वो फैल नहीं रही बल्कि उसी जगह पे अच्छी तरह से एडजस्ट हो रही है। ओके, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? So now you will apply base on Yes. rest of the because face. We just cover this. We need to make little bit color lift. Okay. From this area, dark circle. So we can use little bit yellowish tone and balance this color. Okay, and which number is this? 522. 522. She's using, अब वो 522 यूज़ कर रही हैं ताकि वो जो पहले उन्होंने छुपाया रंग, अब उस रंग को जिस रंग पे किया इन्होंने करना है मेकअप, उसके बराबर लाने के लिए 522 कलर स्टिक जो है वो पेन स्टिक उन्होंने अप्लाई करके उसको भी आपके सामने हल्का सा थपथपा दिया। ये सिर्फ आँख के नीचे अप्लाई किया और लिप्स पे, ताकि उसके साथ वो जो टोन है वो हमारी बाकी के मेकअप के साथ मैच हो जाए और मेकअप के बावजूद भी हल्के जो हैं आँखों के गहरा एरिया जो है वो दिखाई ना दे। और अब इसमें वो करने लगाई हैं लिक्विड फाउंडेशन कोई भी अप्लाई, और जो कि आपके सामने उन्होंने स्पॉन्ज पे अप्लाई किया। स्पॉन्ज हल्का सा गीला है, डैम्प है यानी गीला है, उसको फिर अच्छी तरह से निचोड़ लिया हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है लेकिन गीला है, और उसको उन्होंने इस तरह से उसके ऊपर स्पॉन्ज के ऊपर लगाकर बेस और थपथपाते हुए उसको पूरे फेस के ऊपर फैला लिए। और इस तरह से फैलाते हुए उन्होंने स्किन के जितने एरियाज थे उन सबको एक टोन में कर लिया है और एक तरह से उसे मिक्स कर लिया है। तो आयशा जो है वो बड़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह अपने काम की, और रॉयलीज़ में बड़ा ज़बरदस्त इनका मेकअप है। इसे बहुत क्विकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो करती चली जा रही हैं। हमें हो सकता है अगर हम इतने एक्सपर्ट नहीं है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन रगड़ना नहीं है, ज़ोर से नहीं करना, दबाना है हल्का हल्का सा, और बहुत कम प्रेशर जो है उसे इस्तेमाल करना है। लूज़ पाउडर है अब ये बहुत अच्छे ब्रांड का जो कि यूज़ कर रही हैं आप। ये चंद चीज़ें जो हैं लेकर अपने स्किन टोन के लिहाज से अपने पास रख सकते हैं, अपनी मेकअप टिप तैयार कर सकते हैं। ब्रश के साथ ये उस पाउडर को अप्लाई कर रही हैं पूरे चेहरे के ऊपर, और ये देखिए किस तरह से उन्होंने बहुत आराम से उसे अप्लाई किया, जिसके साथ बहुत लेयर भी नहीं बनी है, कोई बहुत थुपा हुआ भी नहीं नज़र आ रहा मेकअप, और उसके साथ फेस का जो बेसिक हमें था प्रॉब्लम वो भी कवर हो गया। अब इसके ऊपर ये फीचर्स एनहांस करने का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगी। सो बहुत कम क्वांटिटी में उन्होंने ब्रश के साथ लगाया, और अब ये ब्रश के साथ बाकी जो एक्स्ट्रा लगा है पाउडर उसको ब्रश ऑफ कर रही हैं ताकि वो मिक्स हो जाए और बाकी का जो है वो उतर जाए। कौन सा विच कलर यू यूज्ड फर्स्ट एंड विच कलर दिस? NC30 and then NC25. NC30 और NC25 ये दोनों रंग हैं जो कि इन्होंने यूज़ किए। जिस तरह की इन्होंने नीचे पहले इनके स्किन टोन को छुपाने के लिए 2 टोन की बेस जो है वो यूज़ की थी, इसी तरह इन्होंने 2 टोन का पाउडर यूज़ किया। अच्छा, और अब इसके बाद आई मेकअप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, इस पर बेसिकली आज हम फोकस कर रहे हैं कि आई मेकअप के ज़रिए से ही हम अपनी आँख को बड़ा या छोटा मैनेज कर सकते हैं। अब इनकी आँख जो है अगर आप खोल के दिखाओ थोड़ा सा, जैसे हमारी नॉर्मल आँखें होती हैं उसी तरह की है, गुड शेप, लेकिन अगर इसे एनहांस करना है तो उसके लिए क्या करना है ये आपको आयशा बता रही हैं। सो उन्होंने एक बहुत ही न्यूट्रल सा कलर जो है जो कि गोल्डन लाइट शिमर के शेड में है। कौन सा? This is good for summer. दिस इज़ गुड फॉर समर। आयशा कह रही है कि गर्मियों में ये बहुत अच्छा है, अगर गर्मियों में इवनिंग में आपने जाना है तो ये वो मेकअप है जो कि आप बड़े आराम से कर सकती हैं और कैरी कर सकती हैं। सो इन्होंने ये अप्लाई किया और इसको पूरी आँख के ऊपर फैला दिया, और बहुत ही हल्का सा ये इसको एक शिमर सा एक हल्का सा जो है वो लुक दे रहा है। और उसके बाद पूरी आई लिड के ऊपर इवनली इस कलर को उन्होंने अप्लाई किया, और उसके बाद हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ये एक अच्छा हाइलाइटर कोई भी जो कि ऑफ वाइट से कलर का है उसको अप्लाई किया, और उसको अप्लाई करके अभी इसको आँख के बिल्कुल आईब्रो के नीचे जहाँ जहाँ से उन्होंने शेप के ज़रिए से शेप किया हुआ है वहाँ पे अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर रही हैं। ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं इसके साथ वो एक जगह पे कलर जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा, बल्कि पूरी आँख पे एक जितना तकरीबन बराबर वो हमें क्वांटिटी में नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद लैश जो है आई लैश वो अप्लाई करना। और Aisha, we have this problem that if we apply lash, usually it's not durable, and it's after some time we face this problem that it's going off. Come off. Yeah. Then what to do? You use that waterproof glue. Okay. Otherwise, you know, before you apply lashes, you remove powder from the eyes. Okay. वो कह रही है पाउडर आंखों से रिमूव कर लें और लैशेस जो हैं वो अप्लाई करें, जो कि मतलब ग्लू जो है वो वाटर प्रूफ हो, ताकि पसीने से या गर्मी की वजह से, आंसुओं की वजह से, किसी भी वजह से वहाँ से उतरे नहीं। और यहाँ पे इन्होंने एक डार्क कलर का वाटर बेस्ड
कलर जो है वो यूज़ किया, ये भी आपको मिल जाएगा आराम से कॉस्मेटिक की शॉप के ऊपर। और उसको कॉर्नर पे अप्लाई करके ब्रश के साथ उसको इन्होंने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर रही हैं। और ये ब्रश का इस्तेमाल ही है कि जितनी सफाई से वो अपने हाथ से उसको ब्लेंड कर रही हैं, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें ट्राई करने से, बार बार लगाने से अंदाज़ा होगा। और इस तरह से उन्होंने आँख का कॉर्नर जो है वो उसमें आधी आँख तकरीबन जो है वो डार्कर शेड में ले गई हैं और बाकी आधी जो है उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ गोल्डन शेड जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और जो कॉर्नर की तरफ हिस्सा है वो सारा गहरा है, जिसके साथ ऐसे देखने से भी आँख जो है उसका एक लंबाई का तासुर जो है वो बनना शुरू हो गया। अब वो लैश अप्लाई कर रही हैं जिस पे उन्होंने वाटरप्रूफ जो है वो ग्लू अप्लाई की है। और उसके अप्लाई करने का तरीका ये है कि आराम से उसे पकड़कर बहुत नरमी के साथ अपनी लैशेज़ की जड़ों में रखते हुए हल्का हल्का उसे दबा देना है और कुछ देर के लिए फिर उसे ऐसे रहने देना है ताकि वो स्टिक कर जाए और अच्छी तरह से जुड़ जाए। 2 lashes. This is very light thread. This is thread lashes, very light, no feel. Okay, so why we are using 2 lashes? Because she has small eyes. Okay. Right, we need to make her eyes look bigger. Bigger, Huh, okay. That's why. Then why not to use a thicker lash? One thicker lash lashes thicker. is very heavy. Okay. She can not easily open the eyes. So ये कह रही है कि मैंने एक थिक लैश अप्लाई करने के बजाय 2 जो लाइट लैशेज हैं उनको जोड़ के अप्लाई किया ताकि उनकी आंख पे एक एनहांस लुक भी आ जाए। मैं इतना नज़दीक खड़ी हूँ, इतना नज़दीक से देखने में भी उसमें आर्टिफिशियल जो है मैं लुक नज़र नहीं आ रही और वो बहुत ही कंफर्टेबल भी रहेंगी। और अब आईब्रोज जिनको कि हमने शेप करना है और उसके लिए आई पेंसिल लिया उन्होंने और उस पेंसिल के साथ उसको अच्छी तरह उसमें कलर करते हुए और उसकी शेप को उन्होंने उस तरह से मेंटेन कर लिया। अच्छा जी, और अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आयशा, हाउ टू अप्लाई ब्लश ऑन, हाउ टू नो दैट विच शेप विल सूट आवर फेस शेप। If they don't know how to apply blush, then you smile. Smile, and from this part, the part is out, or this part you can put. ओके, वो कह रही है कि अगर आपने अप्लाई करनी है बेस तो फिर आप स्माइल करें, स्माइल करके इस जगह पे पहले ब्लश अप्लाई करें और यहाँ से फिर आप इसे बाहर की तरफ ले जाएं। खुद ब खुद आपके फेस शेप के अकॉर्डिंगली जो है वो ब्लश लग जाएगा और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम अपने फेस शेप के हिसाब से लगाएं। सो व्हाट इज़ हर फेस शेप? This is round face. This is round face? Round face. So you will apply a blush on her cheeks? Yeah, from here. This is light color and little bit dark from here. ओके, कह रही है कि चीक का एरिया जो है वो हम हल्का रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि फेस को, क्योंकि उनका गोल चेहरा है, थोड़ा सा कॉन्टूर मिल जाए और यहाँ पे हल्का रंग रखने की वजह से उनको यहाँ पे थोड़ा सा फेस पे फ्रेशनेस भी मिल जाएगी। अच्छा जी, हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी की टिप्स जो है मेकअप की वो आपके साथ। उसके बाद अभी हमने आपको फेयर टोन पे और एक और आई मेकअप जो है वो भी बताना है, साथ रहिए। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। हमने इनका मेकअप कंप्लीट किया और आप देखो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अच्छा आयशा, यू हैव टू टेल मी हाउ टू अप्लाई लाइनर ऑन व्हेन यू ऑलरेडी हैव अप्लाइड लैशेस, बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट अप्लाइड इवनली, द लाइन गोज आउट। सो ये कि उन्होंने वाटरप्रूफ ये पेंसिल लाइनर। हाँ, pencil. ओके, Yes, start from corner. ओके, Okay, and yes. कॉर्नर go, से शुरू करते हुए, चूँकि पेंसिल है तो बहुत कन्वीनियंट है, बड़े आराम से उसको वो लगाती जा रही हैं। उसमें ये भी खतरा नहीं है कि वो टेढ़ा होगा या सीधा होगा, फिर दोबारा कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड हाउ टू गिव दिस शेप, आई मीन द वे यू हैव गिवन दिस लॉन्गर शेप। Open the eyes. See from middle of this part. ओके, Do Take this straight way. line, हाँ, okay. yes. सही, आँख को खोलें और आँख के जो दरमियान का एरिया है वहाँ से एक लाइन जो है वो सीधी आप ऊपर की तरफ जरा सा लगा लें, तो उससे आपकी आँख का ये जो लाइनर है सीधा लगने वाला कि उससे आँख की शेप जो है वो लंबी लगे, ये मसला हल हो जाएगा। और फिर देन ये भी बताइएगा जो ब्लश ऑन इन्होंने अप्लाई किया, यहाँ पर इन्होंने डार्क टोन का जो कॉन्टूरिंग शेड के साथ अप्लाई होने वाला ब्लश ऑन है वो किया है और यहाँ पर इन्होंने बाकायदा हाईलाइट के लिए ज़रा लाइट कलर का, पिंक कलर का जो ब्लशर है वो अप्लाई किया। उससे इनके फेस को यहाँ पे कॉन्टूरिंग भी मिल रही है और इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड एरिया जो है वो भी मिल रहा है। और बाकी इन्होंने नीचे से कॉन्टूर कर दिया। लिप्स को इन्होंने फुल रखने के लिए आउटर जो शेप है लिप्स की उसे फॉलो किया और उसके साथ बड़ा अच्छा। थैंक यू सो मच आयशा, शी लुक्स ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर योर मेकअप टिप्स। Thank you.
अच्छा, क्या सिर्फ मेकअप से ही सारा कुछ चलेगा या हम अपनी आंखों के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं डॉक्टर उर्मिला जिनके साथ हम कम से कम डार्क एरियाज को इतने बेस ना लगाना पड़े, खुद ब खुद वो कवर हो? बिल्कुल फरा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने नाइसली कंटूर किया, लेकिन ये जो ऑरेंज पहले उन्होंने एक कंसीलर लगाया, उसके बाद ऊपर उन्होंने बेस के साथ कवर किया, ये काम आप पार्टीज़ पे भी कर सकते हैं। आपके जब कोई गैदरिंग्स हैं, जिस तरह आप जा रहे हैं शादियों पे, बहुत इजी, फिर वहाँ पे तो किया जा सकता है। लेकिन मसला ये होता है कि रूटीन में क्या चीज़ की जाए, ये चीज़ें हम रूटीन में कर नहीं सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत से अवेलेबल हैं। अब एक ये प्रोडक्ट की मैं आपको बात बताती हूँ, जिस तरह ये एक आई का प्रोडक्ट है, स्पेशल आई एरिया की एंटी एजिंग का प्रोडक्ट बना हुआ है, बट इसी के अंदर उन्होंने एक जो अच्छी चीज़ डाल दी है कि इट्स ईजी टू अप्लाई ऑन द आई एरिया। जस्ट एक ड्रॉप आप इसका लगाओ, ये टिंटेड है और ये हर किस्म की कलर के साथ ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा। अगर आपने इसको अप्लाई किया है एंड थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि कोई फेयर टोन है, डार्क एरिया है, स्किन की आपकी जैसी भी टोन है, ये उसके साथ अडेप्ट करने की इसके अंदर एक सलाहियत लेकिन है। ये क्या मार्केट में अवेलेबल है? नहीं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स भी पाकिस्तान में हर ब्रांड के अवेलेबल नहीं है। शी वुड एग्री, बहुत हमें लिमिटेड कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं। ये कॉस्मेटिक चीज नहीं है, ये एक एंटी एजिंग रिसर्च प्रोडक्ट है। आपको पाकिस्तान में हर चीज अब मिल सकती है। किस तरह से कि हम लोग इसको ऑर्डर करते हैं और ये हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाती है एंड यू कैन यूज इट। यानी किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर बाहर मुल्क से बाहर जाएं, जी बिल्कुल, तो क्या वहाँ पर ये ओवर द काउंटर अवेलेबल होगी? वहाँ पर ओवर द काउंटर अवेलेबल भी होती हैं और वहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे हर स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं तो ये स्पेसिफिक एरियाज पे मिलती हैं। और हम लोगों को पाकिस्तान में ये अब सहूलत हमारे लिए मौजूद है कि हमारे साथ ये लोग कोलैबोरेट करते हैं, हम लोगों को ये चीज़ें ईजिली पहुँचा देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जिसके ऊपर ये खतरा नहीं होता कि कोई आपको नंबर 2 चीज मिल जाएगी। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, लैशेस को लंबा करने के लिए और घना करने के लिए भी क्या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि ली जा सकती हैं और उसके साथ फौरी तौर पे हमें मतलब डेफिनेट रिजल्ट मिले कि हाँ हम ये यूज कर रहे हैं? तो एक और बहुत अच्छा रिसर्च प्रोडक्ट आया है जो लैशेस की एनहांसमेंट के लिए भी है। उसका अगर आप कहते हैं हम नाम भी बता सकते हैं, एलर्गन का प्रोडक्ट है, लिटीज के नाम से आता है। ये भी एक रिसर्च प्रोडक्ट है। बेसिकली लिटीज जी, ये आंख के अंदर एक दवाई डलती थी, उसका एक आप समझ रहे एक और इफेक्ट या इम्पैक्ट ये था कि आंख की लैशेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने लग जाती थी। ठीक है, तो उसकी इस खासियत को, उस दवाई की इस खासियत को हमने इस तरीके से यूटिलाइज किया गया। इस्तेमाल कर सकता है, काउंटर पे जाके वो कह सकते हैं कि लेथीज हर जगह पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट को ही अवेलेबल ये लोग करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे पास आके कोई शख्स इसकी डिमांड करता है तो हम उसकी आई को पूरा असेस कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एलर्जीज तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आप डिसकंटिन्यू करते हैं इसको यूज़ करना, और फिर हम इसका तरीका भी एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू यूज़ इट, इट हैज़ टू बी यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। तो वो सारा कुछ हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी प्रोडक्ट है टू एनहांस नेचुरली। कोई एक्सटेंशंस नहीं चाहिए लैशेस के लिए, कोई मस्काराज आपको नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आयशा आपका भी हमारे साथ रहने का, और आपका भी शुक्रिया। नेस्ले एवरीडे का कहना है कि एवरीडे नेस्ले एवरीडे बनाए हर चाय को खास, और इसमें है कुछ खास बात, क्योंकि ऐसा खुशबू, जायका और मज़ा जो है किसी और चाय में नहीं। तो हम आपको अभी लेकर चलेंगे नेस्ले एवरीडे खास टी पार्टी में, और आपसे इजाज़त लेंगे इस दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।